Hello to all of you. I am Mrityunjay Rai and I most welcome in this session of Indian history, events and timeline for all prelims examination. So let's start the session. Dear students, we will discuss in this session about the ancient history and through the chronological period we will move on till independence. So let's start the session. My first question whenever I started for the history, मैं थोड़ी बातें हिंदी में भी करूंगा. सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं भारत के इतिहास के इस क्रमबद्ध अध्ययन की सभा में. और हम लोग इस सभा को प्रारंभ करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से, एंशिएंट हिस्ट्री से. और यह सभा धीरे धीरे कई खंडों से होती हुई भारत की आजादी तक चलेगी. तो मैं आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन, दिस सीरीज इज स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. यह जो श्रृंखला है, सभा है, यह संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए है, ताकि हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा कर सके. प्रश्न कैसे आते हैं हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Whenever I studied or I teach the history, the first question which arose in my mind, that is, what is the need of study of history? The first question is, what is the need of study of history? And second question which aroused in my mind is, what do you mean by history? What do you mean by history? जब भी कभी आप अध्ययन करेंगे, मैं अध्ययन करूंगा, कोई भी व्यक्ति अध्ययन करेगा, तो दो सवाल तो बनेगा. एक तो इतिहास है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड ऑफ स्टडी ऑफ हिस्ट्री. भाई कोई भी विषय, आप दुनिया का कोई विषय पढ़ी क्यों पढ़ेंगे आप, कोई तो जरूरत होगी पढ़ने की. तो एक बहुत आसान सा जवाब जो मैं अक्सर ऑफलाइन क्लासेज में सुनता रहता हूं, वो ये कि सर आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है. जिसको आईएएस पीसीएस नहीं बनना हो, वो क्या करे बेचारा, वो इतिहास छोड़ दे. और आईएएस बनना इसलिए इतिहास पढ़ना है. आइए हम लोग इन दो प्रश्नों की चर्चा करें. फर्स्ट वन इज, व्हाट डू यू मीन बाय स्टडी ऑफ हिस्ट्री. सो व्हाट आई विलिंग टू से, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ आवर पास्ट इन द chronological manner. The study of our past, the study of all important events, all important kings, queens, dynasties, their administration, their culture, their custom, their weaknesses, their strength, their success, their failure, in the chronological medium, in the chronological ways, and to understand the significance of that particular event, that is history. इतिहास का मतलब यह है कि हम जब भी अपने अतीत का अध्ययन करते हैं तो कैसे करेंगे, क्रमबद्ध करेंगे, क्रोनोलॉजिकली करेंगे. क्या क्या पढ़ेंगे उसमें, राजा महाराजा रानियों के बारे में, राजकुमारों के बारे में, बड़े बड़े रियासतों साम्राज्यों के बारे में, राज्यों के बारे में, उनका उत्थान कैसे हुआ, उनका पतन कैसे हुआ, उनकी अच्छाइयां क्या थी, उनकी सफलताएं क्या थी, उनकी असफलताएं क्या थी, उनके कारण क्या थे और उसका सिग्निफिकेंस क्या था. सो अगर हमें इस पूरी परिभाषा को समराइज करना हो तो आप लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ आवर पास्ट in
very chronological way. ठीक है, एकदम क्रमबद्ध, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक घटनाओं का अध्ययन, इतिहास। एक के बाद एक घटनाओं का अध्ययन क्या है? इतिहास है। ठीक है, क्लियर? अगर हम थोड़ा और बात करें, ये तो इतिहास है, समझ में आ गया कि ये इतिहास है, एक के बाद एक घटनाओं का अध्ययन करेंगे हम, तो ये इतिहास है। हम अगर आगे बात करें, सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें कि इसके अलावा हमें और क्या जानना है और हम किसे इतिहास कह सकते हैं इसके अलावा, तो हम कहेंगे स्टडी ऑफ causes, significance, and their impacts about all important events with their timeline. One most important timeline and one most important thing, you have to note every line, every point in your copy which is mentioned on the board. So दूसरी बात ये कहता है कि प्रत्येक घटना जो बीत चुकी है, important events with their timelines which occurred in the past, ये कहता है कि प्रत्येक वह घटना जो भविष्य में बीत चुकी है, उसका कारण क्या था, उसका परिणाम क्या था, उसका महत्व क्या था, उसके बारे में जानना। और कैसे जानना? क्रोनोलॉजी से जानना ही क्या है? इतिहास है। बोलो, क्लियर है? क्रोनोलॉजी से जानना क्या है? इतिहास है। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो परिभाषाएं जान ली कि इतिहास है क्या, और अगर आप बहुत लेमन लैंग्वेज में कहें तो इतिहास अतीत की कहानी है, स्टोरी ऑफ पास्ट, यू कैन से द स्टडी ऑफ द स्टोरी ऑफ पास्ट इन chronological manner, that is history. My second question is this: what is the need of study of history? क्यों पढ़े हम इतिहास? क्या आवश्यकता है इतिहास पढ़ने की? कल को आप कलेक्टर होंगे, डिप्टी कलेक्टर होंगे, तो आपसे कौन पूछेगा कि बताओ बाबर के बाप का नाम क्या था? आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि बताओ तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि बताओ प्लासी और बक्सर कब हुए थे। आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि पानीपत के 3 युद्धों के कालक्रम बताओ, समय बताओ। तब भी सिविल सर्विसेज में इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय है सफलता के लिए। तो एक बड़ा अच्छा सा स्टेटमेंट मुझे याद आता है which is given by the रोमिला थापर। आप सबने नाम सुना होगा, a great historian रोमिला थापर जी ने कहा, to learn from our past, implement in present for better and prosperous future। कहा अपने अतीत से लागू करो, अपने अतीत से सीखो, वर्तमान में लागू करो, ताकि हमारा भविष्य कैसा हो, बेहतर हो, समृद्धशाली हो। That is the need of study of history. Once again, I'm repeating. To learn from our past, implement in present for better and prosperous future। अपने अतीत से सीखो, वर्तमान में लागू करो, ताकि आपका भविष्य कैसा हो, बेहतर हो। Yes, no doubt. According to रोमिला थापर, no doubt, according to
Romila Thapar. Please note down. My handwriting is so neat and clean. It's clearly visible, I hope. So please note down. क्या कहा रोमिला थापर ने? तो रोमिला थापर कहती हैं, to learn from our past, to learn from our past, implement, to learn from our past, implement in present for better and prosperous future. Okay, to learn from our past, implement in present for better and prosperous future. That is the need of study of history. इतिहास इसलिए पढ़ना है ताकि आपका भविष्य बेहतर हो. यूपीएससी के बाद आपसे कोई नहीं पूछने वाला. आपको कल को कलेक्टर, एसपी, डीएसपी होने के बाद कोई नहीं पूछने वाला कि बताओ अशोक ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया. लेकिन थ्रू आउट योर लाइफ, फॉर द बेटर सर्वाइवल, द हिस्ट्री इज नीडफुल. आपके पूरे जीवन में, आपके बेहतर जीवन यापन के लिए इतिहास जरूरी है. आपको सीखना होगा कि एक ही वंश में पैदा हुआ अकबर महान हुआ और उसी वंश का औरंगजेब बदनाम हुआ. एक राजा महान हो जाता है अपने कर्मों से, अपने कृत्यों से. क्या कारण है कि मौर्य वंश में कई राजा हुए, एक से बढ़कर एक सूरवीर हुए, केवल अशोक महान हुआ, बाकी कोई राजा महान नहीं हुआ. तो क्या उसने किया वो आपको सीखना होगा. आपको सीखना होगा कि जयचंद्र एक बहादुर प्रतापी राजा होते हुए भी किन गलतियों की वजह से इतिहास में वो मान सम्मान नहीं प्राप्त कर सके जो पृथ्वीराज चौहान ने प्राप्त किया. आपको सीखना होगा कि जो मुगल साम्राज्य में जो औरा अकबर का है वो बाकियों का क्यों नहीं है. द पोजिशन, द ग्रेट अकबर, व्हाई द टर्म ग्रेट इज नॉट इंक्लूडेड बिफोर द नेम ऑफ औरंगजेब, बिफोर द नेम ऑफ शाहजहां एंड जहांगीर. व्हाई? That is the magic, that is the miracle of history you could learn. So guys, let's start the session. As we all discuss about the two things, and our main topic is Indian history, events and timeline. The topic is Indian history, events and timeline. So we will discuss about the timeline. First of all, what is the, let's start the topic. Topic 1. Sources of ancient history. One most important thing I would like to share with you. मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको और दे दूं. The entire class would be conducted throughout the diagrams, throughout the mind maps, because this is the prelims oriented classes, and in prelims oriented classes we have to go with the timelines and diagrams, mind maps, because the visualization is the method of learning. जब तक आप देखेंगे नहीं आप याद नहीं कर पाएंगे. So let's make the diagram. Okay. Sources of ancient history. Ancient history.
Okay, which type of sources we have? We have three type of sources, almost three type of sources we have. Okay, let me change the color. And okay, first one is literary sources. Literary sources, it means साहित्यिक स्रोत क्या है, and then literary sources, and then archaeological sources. Archaeological sources. Okay, and then accounts of foreign okay, account of foreign traveler. Travelers. Okay, the literary sources are to be divided. Now the literary sources are to be divided into two parts. एक है ये साहित्य, मैं एक बार हिंदी में लिख ही देता हूँ, ठीक है, कुछ बच्चे हिंदी वाले भी होंगे, वो परेशान रहेंगे कि ये लंदन से मास्टर आया है। साहित्यिक स्रोत, हाँ, मुस्कुराते रहिए और लिखते रहिए। पुरातात्विक स्रोत, और विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण। ओके, इज दैट क्लियर? अच्छा, साहित्यिक स्रोत की हम बात करते हैं तो हमारे पास तो दो तरह के स्रोत हैं, एक होता है रिलीजियस, दूसरा होता है नॉन रिलीजियस। लाइक आपने वेद पढ़ा, वेद इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, और आपने पढ़ा अर्थशास्त्र, आपने पढ़ा अवंती सुंदरी, आपने पढ़ा मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, आपने पढ़ा पृथ्वीराज राशो। तो these all are the source of literary source of knowing history, and not about the ancient history. We will discuss about the modern history. Okay, so the literary sources will divide it into two parts. The first one is religious literature. Religious literature, and second one you can say is secular literature or non-religious. Non. चले, अब तीनों ही जगहों पे लोगों ने क्या कर दिया, मना कर दिया। और non-religious literature. ओके, धार्मिक साहित्य, मैं साथ के साथ हिंदी में लिख रहा हूं, और यहां पे लिखेंगे हम लोग गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक और गैर धार्मिक साहित्य। Okay, let's discuss about the religious literature. अगर हम धार्मिक की बात करें तो यहां पे फिर हम इसको
दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक हम करेंगे ब्राह्मण और दूसरा हम करेंगे नॉन ब्राह्मण लिटरेचर रिलीजन। और यहां हम क्या करेंगे, नॉन ब्राह्मण literature. Okay, Brahmin and non-Brahmin literature. In Brahmin literatures, we will discuss about the Vedas, the Puranas, Upanishad, Aranyak, okay, Aranyakas, Smriti book, Smriti text, epics, epic like Ramayana and Mahabharata, Ramayana and Mahabharata. Okay, so that is the Brahman literature. Non-Brahman is Buddhist, Buddha literature, Bauddha literature, and Jain literature. Okay, like Pitak. There are three Pitak: Sutra Pitak, Vinay Pitak, and Abhidhamma Pitak. Jatak and Deepavansh, Mahavansh, Deepavansh and Mahavansh, Mahavansh, Singhri stories, okay, and lots of things. In Jain literature, Ang, Angaz, Upang, Bhagavati Sutra, यहाँ निकाय बुक, अंगुत्तर निकाय, okay, and other sutras. So this is the Brahman literature. Buddhist and non-Buddhist is the non-Brahmin literature. So is that clear? See once again, literary source and archaeological. In literary there are religious and non-religious sources, and then Brahmin and non-Brahmins, Brahmin and non-Brahmin. In Brahmin there are Vedas, Puranas, Upanishads, Aranyakas, Smriti texts, epics like Ramayana and Mahabharatas. In Brahmin there are the Buddhism and Buddhist and Jainism. Okay, so this is the literary sources of knowing the history of India, and this is the only religious literary source. Okay, non-religious. In non-religious there are lots of books. Like Arthashastra, like Ashtadhyayi, Arthashastra Kautilya, Ashtadhyayi Panini, and like
मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त, अवंती सुंदरी, दंडेन, लॉट्स ऑफ बुक्स आर देयर, ढेर सारी किताब है यहां पे। अभिज्ञान शाकुंतलम, महाकवि कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम, महाकवि कालिदास, and etc. There are lots of books. Excuse me. अभिज्ञान शाकुंतलम, okay. So there are the literary sources, and now we will discuss about the archaeological sources. So let's start the archaeological sources. Let me change the color. Okay. Orange. Coins, okay, coins, then pots, yeah, idols, like paintings, like pots, burden, or in one line you can say all things which found in the vacation. The material, monuments, okay, monuments, inscriptions, and all goods which found in इवैक्यूएशन, वो तमाम चीजें जो कहां प्राप्त हुई हैं, इन इवैक्यूएशन। खुदाई से जो भी चीजें प्राप्त हुई हैं वो सारी की सारी चीजें क्या है, पुरातात्विक स्रोत हैं। अब आप कहोगे सर सिक्का कैसे स्रोत हो सकता है, कोई मूर्ति मिली कैसे स्रोत हो जाएगी? देखिए भाई यहां तो लिखा है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, लेकिन जहां पे लिखा नहीं है उसको हम स्रोत कैसे मान ले? जैसे सिक्का मिला, अब अगर कोई सिक्का मिल गया तो वो सिक्का कैसे स्रोत हो जाएगा वो आपको जानना है कि भाई सिक्का मिला या कॉइन्स है, मूर्तियां हैं। देखो आपने किया कॉइन्स का कार्बन डेटिंग, कार्बन 14 C14 का आपने क्या कराया, डेटिंग कराया। इससे ये मालूम चल गया कि वो सिक्का कितना पुराना है एंड बिलोंग्स विद हूम, किस राजा से बिलोंग करता है। वह सिक्का किसका है और किस राजा से बिलोंग करता है, ये आपको जानकारी मिल गई। इज दैट क्लियर? अच्छा, प्लस आपको और क्या मालूम चला कॉइन से? एक तो मालूम चला टाइम कि भाई वो सिक्का कब का है और किसका है। दूसरा मालूम चला किंग। तीसरा उससे जो है वहां का रिलीजन मालूम चल जाएगा कि स्टेट का रिलीजन क्या रहा है। जैसे गुप्तों ने अपने सिक्कों पर गरुड़ बनवाया, ईगल, तो वैष्णव हो गए। गुप्तों ने अपने सिक्कों पर एक खंभे से एक हॉर्स को बांधा है, अ हॉर्स वाज टाइड विद अ पिलर in the yagya mandapa, that is the symbolism of to perform the horse sacrification yajna or to perform the ashwamedh yajna. Is that clear? Culture,
the test of king, about the king, about the king. Samudragupta was depicted as playing veena upon his coin. It means the Samudragupta have the keen interest in the music. समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर कैसे दिखाया गया? बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे हमें एक बात समझ में आती है कि समुद्रगुप्त जो है वह संगीत में उसका इंटरेस्ट है। The Satvahana king Satkarni depicted the images of ship upon his coin. It shows his keen interest in the external trade. सातवाहन शासक सातकर्णी के सिक्कों पर दिखाया गया कि वो जो है जलयान है, बड़ा सा जहाज है पानी का। तो क्या दिखाता है कि राजा का विदेशी व्यापार में इंटरेस्ट था या राज्य का विदेशी व्यापार था। और क्या बताएगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताएगा वो है इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन बताएगा। क्या बताएगा? आर्थिक स्थिति बताएगा, आर्थिक दशा बताएगा कि भैया सिक्का अगर सोने का प्योर गोल्ड, इट मींस द इकोनॉमिक कंडीशन इज very strong. The gold, but with impurities, with lot of impurities. It means the impurities will increase in the coins. It means the economic condition is decreasing. The economic recession we can also know from the coins. The same thing with idols. The religious, the rituals, the custom, the tradition, the paintings, pots, everything will clearly notify about the history. So these are the most important things. Is that clear? And the last segment of knowing history is account of foreign travelers. Okay, isn't it? Account of foreign travelers. So there are lots of travelers. If we will decide that first the Greek author, then Arabian, Chinese, okay, like Megasthenes, Al-Baruni. There are lots of people. Al-Baruni, Huayn Sang, Fahian, Singh. You can note down the Tibbeti also. Tarnath was a single Tibbeti author who tells about the history of India. So that is the topic which we have covered for the prelims point of view. If we will discuss about the mains, then there is a topic in mains to discuss the importance of coins in the knowing the history of India as the sources of India. So we have already discussed all these three, isn't it? Because this session is really important for prelims only, so we will not go in depth. We will not discuss in depth and for mains. We will discuss about the for prelims only, isn't it? Okay, and then we will discuss some more important facts. Oh, sorry. Okay. Note down. The history was divided into three parts, not that is ancient, medieval, modern. That is the history. And if we will divide, then prehistory,
proto history, and last one is historical era. प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल. I hope कि all of you are aware about the English language and आपको इतना तो अंग्रेजी आता ही होगा कि आप पढ़ पाए क्लास में. ठीक है. हाँ, यूपीएससी में एक पेपर इंग्लिश का कंपलसरी है, स्टेट कमीशन में तो नहीं है, बट आपको इतनी अंग्रेजी तो आनी ही चाहिए. आद्य ऐतिहासिक काल और अब है ऐतिहासिक काल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Prehistory. Prehistory. In this era, no written sources are available. Only archaeological sources could form. कहते हैं कि इस काल में कोई भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स उपलब्ध नहीं था, केवल और केवल क्या था, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं था. इस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं था, केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ही अवेलेबल थे. यानी केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिला, उसके अलावा कुछ नहीं. लाइक स्टोनेज, फॉर एग्जाम्पल स्टोनेज, चाकोलिथिक एज, ओके, पाषाण काल, ताम्र पाषाणिक काल. In this era, written sources was available. Written sources was available, but could not decode. But could not readable. Or decode. उनको पढ़ा नहीं जा सका. रिटन सोर्स तो था, लाइक इंडस वैली, IVC, like Vedic culture. The all texts were written in Sanskrit, so it's quite difficult. Written source मिला है, but उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं, उसे हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं. And the last one is both sources are available and both could help in a study of history. दोनों ही स्रोत मिला है इसमें, और दोनों ही स्रोतों से हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं. ये आपको ऐतिहासिक काल में आएगा. ठीक है, ये किस में आएगा? ऐतिहासिक काल. इज दैट क्लियर? सो हम लोग यहां पे ये सभा विराम करते हैं. हम लोग अभी कुछ और बातें करेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद.